A very good morning to all of you. My name is Nikita Singh and I welcome you all to our English session. और आज के सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आज हम लोग कवर कर रहे हैं इन तीनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको। दे आर, देयर और देयर, तीनों ही जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं होमोफोन्स, क्योंकि इन तीनों की ही प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? होमोफोन्स। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको आप प्रोनाउंस करोगे तो आप देखोगे कि उनका ना जो साउंड है सुनने में वो एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं यू आर और योर, ये वर्ड्स भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं, मीनिंग अलग अलग होता है। एक आपने पढ़ा होगा इट्स, है ना, तो एक ऐसा इट्स लिखा जाता है और एक इट्स होता है जिसमें बीच में अपॉस्ट्रोफी लगती है। ये भी क्या है, इन दोनों को अगर हम रीड करें तो इसको रीड करा जाएगा इट्स, ये भी इट्स है और ये भी इट्स है। अब दोनों की ही क्या है, साउंड, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन इन दोनों में ही फर्क होता है, मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे ही हम होमोफोन्स को आज कवर कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, उन्हें समझ में नहीं आता है दे आर कब लिखा जाए, देयर कब लिखा जाए और देयर कब लिखा जाए। इसको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर देते हैं, गलत जगह पे किसी गलत वर्ड को यूज करके आ जाते हैं और इसी से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलो तो करते हैं शुरू और सबसे पहले हम पढ़ते हैं दे आर के बारे में। अब ये जो है, जब आप THEY और अपोस्ट्रोफी, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा करके आप RE ये लिखते हैं तो इसका उच्चारण होता है दे आर। ठीक है, दे आर, दे आर। ओके, अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब आप सोचेंगे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में। एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में ये इस तरीके से लिखा जाता है, आप लिखते हो ना दे आर गोइंग टू स्कूल। अगर मैं बात करूं कि जो मेरे घर पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं या मेरे घर के आस पड़ोस में जितने भी बच्चे रहते हैं वह स्कूल जा रहे हैं, अब मैं उनके बारे में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, दे आर गोइंग टू स्कूल, वह सभी बच्चे मिलकर के स्कूल जा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि दे आर, और आगे मैं लिख सकती हूँ इसके कि दे आर गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल या फिर दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, वे सभी पिकनिक पर जा रहे हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं दे आर। सो सिंपल है, आप जब भी दे आर लिखते हैं, है ना, वह सभी, ठीक है, तो आप जब बाकी सभी प्लूरल सेंस में लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो वह सभी दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग टू पिकनिक, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर स्टडीइंग, आप इस तरीके से लिखते हो। तो पूरा ऐसे लिखने की जगह शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दे आर को हम ऐसे तो लिखते ही हैं दे आर, अब साथ ही साथ दे आर के बाद आपको ना अलग अलग सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा कई बारी एडजेक्टिव लिखे होते हैं। एडजेक्टिव आप जानते हो जो नाउन की विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। तो आपको दे आर के बाद कई बारी एडजेक्टिव भी देखने को मिल सकता है और कई बारी आपको दे आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बेटा आपको कई बारी दे आर के बाद प्लूरल नाउन भी देखने को मिल सकता है। तो अब आप समझ चुके हो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है किसका, इसका दे आर का शॉर्ट फॉर्म है देयर। अब हम देखते हैं कि दे आर के बाद एडजेक्टिव कैसे देखने को मिल सकता है आपको। तो देखो दे आर के बाद आपको एडजेक्टिव ऐसे देखने को मिल सकता है कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे दे आर हैप्पी, ठीक है, दे आर हैप्पी दैट दे आर गोइंग टू स्कूल टुडे, वो आज बहुत ही खुश हैं कि वह सभी स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दे आर लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर ये वर्ड देखने को मिल रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हैप्पी, दे आर हैप्पी। ओके, वैसे ही अगर मैं लिखूं दे आर, अब इसके बाद अगर हम एंग्री लगा दें या मैं बोलूं दे आर टॉल, ठीक है, तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि वह सभी लंबे हैं, वह सभी गुस्सा हैं, वह सभी खुश हैं। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दे आर गोइंग टू स्कूल, तो दे आर के बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी देखने को मिल सकता है, दे आर गोइंग, दे आर लाफिंग। ठीक है, और आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा कि जैसे दे आर क्राइंग, तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आपको इस तरीके से भी सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं जहां पर देखिए आप, जहां पर आपको दे आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। अब आपको कई जगहों पर वर्ब दे आर के बाद एक प्लूरल नाउन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको प्लूरल नाउन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि दे आर
टीचर्स, वह सभी क्या है, वह सभी टीचर्स हैं। अब आप सोचिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछें कि ये सभी कौन है, तो कोई आपको क्या जवाब देगा, वह सभी क्या है, टीचर्स हैं। वह सभी क्या है, वह सभी टीचर्स हैं, वह सभी लॉयर्स हैं, वह सभी डॉक्टर्स हैं। तो जब आप वह सभी ऐसे बहुत सारे, ठीक है, प्लूरल सेंस में आप बहुवचन में बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप दे आर बोलते हो, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये THEY''RE। ओके, चलिए, तो इसको समझने के बाद हम आते हैं इस वर्ड पर देयर। अब THERE, ये जो वर्ड है देयर, ये कब इस्तेमाल होता है, ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। ये एक एडजेक्टिव के तौर से भी, सॉरी, एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा, और ये एक प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये ना प्लेस के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। ये ऑपोजिट होता है किसका, ये ऑपोजिट होता है हेयर का, ठीक है। हेयर यानी कि इधर, देयर यानी कि वहां, उधर, ठीक है, वहां। तो यहाँ और वहां ऑपोजिट है हेयर का। हेयर आप जानते हैं, हेयर का मतलब होता है यहाँ, है ना। वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना। और अगर कोई पूछे कि वेयर इज ही, वह कहाँ है ना, तो आप क्या बोलोगे, ही इज देयर, वो वहां है। तो ये जो वर्ड है THERE, इसका मतलब होता है जब आप प्लेस के सेंस में बताना चाह रहे हो, जब आप रेफर कर रहे हो किसको, जगह, स्थान के कंटेक्स्ट में, स्थान से रिलेटेड जब आप बताना चाह रहे हो कि वहां है कोई चीज, है ना। कि अगर मैं पूछूं कि मेरी किताब कहाँ रखी है, तो जवाब क्या मिल सकता है, इट इज केप्ट देयर, वो वहां रखी है। द बुक्स आर केप्ट देयर, सभी किताबें वहां रखी हैं। तो जब प्लेस के कंटेक्स्ट में यूज होगा तब आप THERE देयर का यूज करते हो। प्रोनाउन के तरीके से भी यूज होता है ये, ठीक है। तो जब ये प्रोनाउन के तरीके से यूज होता है तो एक वर्ड या एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। कैसे, हम एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स, ही लिव्स ओवर देयर, वो कहाँ रहता है, वह वहां रहता है। तो इस वाक्य का क्या मतलब है, ही लिव्स, वह रहता है कहाँ, देयर, यानी कि आप स्थान बता रहे हो, ठीक है, कहाँ पे, वहां पे, उधर रहता है, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, उसके साथ कुछ गलत नहीं है। अगर कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार ये लड़की जो है बड़ी मायूस मायूस सी नजर आती है, स्कूल भी नहीं आती है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है, उसके साथ कुछ हुआ है क्या, उसके साथ कुछ परेशानी है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, ठीक है। तो यहाँ पे जो देयर है वो किस तरीके से यूज हुआ है, वो प्रोनाउन के सेंस में यूज हुआ है, कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के सेंस में यूज हुआ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। वहीं पर देखो, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, वहां कितने, 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर। अब ये जो है यहाँ पर दोबारा से इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, स्थान नहीं बता रहा। तो देयर जो है THERE, वो हमें या तो स्थान के सेंस में यूज होगा, आपको स्थान बता रहा होगा, है ना, कि ही इज स्टैंडिंग देयर, वह खड़ा है वहां पर, ठीक है। द बुक्स आर केप्ट देयर, बुक्स जो है वो वहां रखी हैं। तो या तो स्थान बताएगा या फिर प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा। और आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पे आने वाला जो शब्द है वो प्रोनाउन होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर, THEIR, इसको भी, उसका भी उच्चारण करोगे तो इसका उच्चारण भी होता है देयर। लेकिन ये जो है ना वर्ड, ये पोजेशन के बारे में बात करता है। पोजेशन बोले तो अधिकार, ये बात करता है ओनरशिप के बारे में, ये आपको बताता है कि किसका अधिकार है इस चीज के ऊपर, ठीक है, किसकी ओनरशिप है, कौन है इस चीज का मालिक, तो वो ये बताता है। हिंदी में आप देखो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये, हिंदी में आप उसका, उसकी, उसके, ठीक है, उनका, उनकी, उनके, इस तरीके से बोल सकते हो। ये गाड़ी किसकी है ना, यह उनकी गाड़ी है ना, इट इज देयर कार, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, अब जो देयर है ना, क्या किस तरीके से यूज होगा, देयर के बाद आपको नाउन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, देयर के बाद आपको एडजेक्टिव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप एक चीज याद रखना, देयर के बाद आपको देखने के लिए सिंगल नाउन भी मिल सकता है, सिंगुलर नाउन भी देखने को मिल सकता है, और देयर के बाद आपको देखने के लिए प्लूरल नाउन भी मिल सकता है। बट कभी भी आपको देयर्स नहीं लिखा मिलेगा, यानी कि देयर में एस लग करके एक नाउन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। अगर मैं बोलूं देयर के बाद कोई नाउन आ रहा है तो मैं बोल सकती हूँ ना, देयर कार इज रेड इन कलर, उनकी गाड़ी लाल रंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी गाड़ी, उनकी। तो आपको यहाँ पर ये जो देयर है ये क्या बता रहा है, ये अधिकार बता रहा है कि देयर कार इज वेरी लग्जूरियस, उनकी गाड़ी बहुत ही आलीशान है, बहुत महंगी गाड़ी है। देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ना देयर, ये क्या है, नाउन से पहले आ रहा है कि नहीं। देखो मैंने आपको कहा ना, नाउन से पहले देयर आ सकता है। तो वो नाउन से पहले देयर आ रहा होगा ना, तो वो बता रहा होगा कि ये जो नाउन है वो किसका है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका जो घर है वो बहुत बड़ा है,
तो ये घर किनका है? उनका। आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, आप वो बता रहे हो ये उनका घर है, ठीक है, ये उनकी गाड़ी है, ठीक है। तो देयर जो है वो या तो किसी का अधिकार बता रहा होगा, किसी का भी, कोई भी चीज पे किसका अधिकार है, किसकी ओनरशिप है, ठीक है। तो हिंदी में उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी। ये है उनकी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, ठीक है। उसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, उसका घर बहुत ही ज्यादा आलिशान है, देयर हाउस इज वेरी बिग, देयर कार इज वेरी लग्जूरियस, इस तरीके से आप लिखोगे। अच्छा, देयर के बाद एडजेक्टिव भी देखने को मिल सकता है, यानी कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता हो, तो आपको देयर के बाद एक विशेषण भी देखने को मिल सकता है। अब याद रखिएगा, आपको देयर के बाद बेटा कई बार सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन भी देखने को मिलेंगे। कार एक सिंगुलर नाउन है, हाउस एक सिंगुलर नाउन है। आपको कई बार देयर टॉयज भी देखने को मिलेगा, उनके खिलौने। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज अगर मैं लिखूं, तो यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, है ना, उनके खिलौनों के साथ। तो यहाँ पे देयर के बाद आपको टॉयज भी देखने को मिल जाएगा, जो कि टॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है। तो मैं यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि देयर के बाद आपको सिंगुलर नाउन भी देखने को मिल सकता है, प्लूरल नाउन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर आप नाउन के पहले जो देयर है उसमें एस लगा दें, वो गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम THEIR ये लिखने के बाद एस लगा देते हैं तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ना रह करके बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। और हम जब बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। हम केवल THEIR के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देयर्स नाउन नहीं ऐड कर सकते। अगर सिंगुलर में लिखा हुआ है इस तरीके से देयर, और उसके बाद आप सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन देयर्स इसमें एस लगा के नाउन उसके बाद आ रहा हो, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देयर्स अगर यूज कर रहे हो तो उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, बस इतना है। देयर्स अगर यूज कर रहे हो इट इज फाइन, लेकिन देयर्स के बाद नाउन आ रहा है तो सेंटेंस गलत है, इतना याद रखिएगा। वैसे बेसिक आपके लिए समझने के लिए यही है कि देयर के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आ सकता है और देयर के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, विद देयर टॉयज। अब यहाँ देयर के बाद एक नाउन लिखा है और ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। बच्चे खेल रहे हैं उनके खिलौनों के साथ। तो देयर क्या है? वो अधिकार बता रहा है कि खिलौनों पे किसका अधिकार है। देयर किसका? बच्चों की बात की गई है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज, यानी कि बच्चे अपने खिलौनों के साथ, उनके खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दे टुक देयर डॉग टू द बीच, वह अपने डॉगी को बीच पर लेकर के गए। अब कई लोगों को शौक होता है, घूमने फिरने जाते हैं तो वो अपने डॉग को भी साथ ले जाते हैं। तो वो बीच पे समुद्र के तट पे गए होंगे, अपना समुद्र किनारे, ठीक है, घूमने के लिए, तो वो अपने डॉग को भी साथ लेकर गए। तो देयर किसका? देयर यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि डॉग किसका है? डॉग इनका है। दे, वह घूमने के लिए बीच पर अपने डॉग को साथ लेकर के गए। तो देयर जो है यहाँ पर फिर से पोजेशन बता रहा है आपको, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे देयर के बाद आपको एक सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ प्लूरल नाउन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एडजेक्टिव भी देखने को मिलेगा। कैसे? अगर मैं लिख दूं, दे आर स्टडीइंग, दे आर स्टडीइंग, चलो दे आर स्टडीइंग की जगह अगर मैं सिंपल सा एक सेंटेंस लिखूं, इसी वाले सेंटेंस में अगर मैं लिख दूं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर न्यू टॉयज, तो न्यू क्या है? न्यू जो है एक एडजेक्टिव है, वो बता रहा है खिलौने कैसे हैं? नए हैं, है ना। दे आर प्लेइंग विद देयर न्यू टॉयज, दे आर प्लेइंग विद देयर न्यू टॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ही इज, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप इन देयर न्यू कार, वह एक ट्रिप पर जा रहे हैं उनकी नई गाड़ी के अंदर बैठ करके, ठीक है। या फिर इन देयर बिग कार, है ना। दे आर शिफ्टिंग इनटू देयर बिग हाउस, वह शिफ्ट हो रहे हैं अपने एक बड़े घर में। तो यहाँ पर देयर जो है THEIR, वो फिर से बता रहा है कि घर किनका है? उनका है, लेकिन देयर के बाद एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो मैं ये कहने की जगह कि देयर हाउस मैं बोल रही हूँ देयर न्यू हाउस, देयर बिग हाउस। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप देयर के बाद एक एडजेक्टिव भी लगा सकते हो, ठीक है, और देयर के बाद एक सिंगुलर या प्लूरल भी नाउन आ सकता है। लेकिन अगर आप देयर्स यूज करते हो तो ये जब भी यूज होगा ये केवल अपने आप में ही यूज होगा, अकेले यूज होगा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो फिर आप ये ऐसे नहीं लिख सकते, तब आप एस ऐड नहीं कर सकते, आपको केवल देयर प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन लिखना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में हो गया होगा, आ गया होगा। तब इसी के साथ एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है जिसके अंदर तीनों ही वर्ड्स जो है वो यूज किए गए हैं। दे आर प्लेइंग विद देयर टॉयज ओवर देयर। अब इस सेंटेंस का अगर आप मीनिंग निकाल करके देखेंगे
तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ गया होगा। अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि दे आर क्या होता है। दे आर जो है, दे आर का शॉर्ट फॉर्म होता है दे आर, ठीक है। देयर जो है वो अधिकार बताता है, ओनरशिप बताता है, पोजीशन बताता है, और देयर जो है वो स्थान बताता है। तो अब इस सेंटेंस का हिंदी में क्या अर्थ निकलता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कितनी रही, आप कितने अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। और अगर आप बहुत आसानी से इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। एंड इसी के साथ ये जो हमारे सेशंस हैं ये डेली बेसिस पर सुबह हो रहे हैं 6 बजे, ठीक है। एंड इन सेशंस के अंदर 10 to 15 मिनट्स में हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ग्रामर के जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम से कम समय में आसानी से जल्दी समझा सकूं। सो डेली अटेंड कीजिए इन सेशंस को 6 AM पर, जहां पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी कवर करवाई जा रही है और साथ ही साथ वोकैबुलरी के सेशंस भी हो रहे हैं। तो इसी के जरिए आप अपनी वोकैब को भी इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आप क्लास 12th में हो या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th की तैयारी भी कर सकते हो और यही सेशंस आपको सीयूईटी की तैयारी में भी मदद करवाएंगे और बहुत काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप नए हैं तो जैसे कि मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर जो अभी भी हमारा पेड बैच आया है जिसका नाम है संकल्प सीयूईटी 2024, उसमें एडमिशन नहीं लिया है तो आपको किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लीजिए। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y830 तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, वहां पे जाकर के आप इजीली बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।